हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th साइंस के आपके चैप्टर नंबर 12 ध्वनि के ऊपर। अपनी पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर में ये देखा था कि ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है, विरलन तथा और संपीड़न क्या होते हैं। हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था श्रृंग और गर्त क्या होते हैं। हमने ध्वनि तरंग को एक ग्राफ के रूप से रिप्रेजेंट करके हम उसके अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनमें से कुछ गुणधर्म को, जैसे सपोज तरंग दैर्ध्य को हमने समझा था। तरंग दैर्ध्य हमने ये बात की थी तरंग दैर्ध्य की कि दो श्रृंगों के बीच यानी दो संपीड़न के बीच में दो क्रमागत संपीड़न और दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को हम ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, हमने ये बात की थी कि इसको हम निरूपित करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्रीक अक्षर लैम्डा का प्रयोग करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वही होता है एसआई रूप में, जो कि दूरी का मात्रक होता है। वास्तविक रूप में तरंग दैर्ध्य क्या है? दूरी ही है। ठीक है, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी। तो तरंग दैर्ध्य को हमने समझा था। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हम आवृत्ति को समझ रहे थे, फ्रीक्वेंसी को समझ रहे थे। फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक दोलन क्या होता है। एक दोलन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक दोलन को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि अधिकतम मान, जो भी अधिकतम मान है तरंग का, वहां से न्यूनतम मान तक जाएंगे और न्यूनतम से फिर से अधिकतम मान तक। तो इतना जो हो गया एक दोलन में काउंट हो गया। या फिर उसको ऐसे भी कह सकते हैं, न्यूनतम मान न्यूनतम से फिर अधिकतम में गए, अधिकतम से फिर वापस न्यूनतम में आए, तो एक दोलन इसको हम कहते हैं। एक सेकंड में एक तरंग इस प्रकार के जितने दोलन पूरे कर लेती है उसको हम तरंग की आवृत्ति कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमने इतनी बात को पिछली क्लास में देखा था। आज हम इसको लिख लेते हैं और जो आगे तरंग के, जो ध्वनि के तरंग के जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और हो सके तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर इससे आगे की कहानी को समझने के लिए। तो पिछली क्लास में हमने यहां तक देखा था। आवृत्ति में हमने पहले एक दोलन की बात करी थी। ठीक है, तो एक दोलन में मैंने आपको समझाया था अधिकतम मान तो यहाँ पर है और दूसरा अधिकतम मान यहाँ पर है। तो अधिकतम से हम फिर न्यूनतम गए, न्यूनतम से फिर अधिकतम आए, तो ये हो गया एक दोलन। एक दोलन हो गया ये। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, न्यूनतम मान ये हो गया, यहाँ से हम अधिकतम में गए और फिर वापस न्यूनतम में आ गए, एक दोलन। ये भी एक दोलन हम काउंट करेंगे। तो एक दोलन की पहले परिभाषा लिख लेते हैं। एक दोलन क्या होता है? एक दोलन जो हो जाएगा वो एक दोलन एक दोलन हो गया अधिकतम मान से न्यूनतम मान में परिवर्तन और फिर अधिकतम मान में। और पुनः जो परिवर्तन की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो घनत्व के परिवर्तन की, और पुनः अधिकतम मान में घनत्व का परिवर्तन। ये हो गया एक दोलन। और आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि एक सेकंड में ध्वनि तरंग द्वारा एक सेकंड में ध्वनि तरंग द्वारा दोलनों की कुल संख्या, दोलनों की कुल संख्या को हम ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है,
इस 1 सेकंड को मैंने लिखने का आपको एक और तरीका बताया था, इसको एकांक समय भी कहते हैं, एकांक समय। तो आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को हम ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं, या फिर 1 सेकंड में दोलनों की कुल संख्या को हम ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं? तो इसे निरूपित किया जाता है, इसे इससे निरूपित करते हैं, ठीक है, इसे न्यू से निरूपित करते हैं। वी के जैसे ये बनता है और बोलते हैं इसे न्यू, ठीक है। ये लिख मैं रहा हूं सिर्फ आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए, क्योंकि ये चीजें आपके लिए नई है। आप इसे लिखेंगे नहीं, बस जस्ट इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे, न्यू बोलेंगे इसे। इसे न्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका SI मात्रक, तो जो SI मात्रक हो जाएगा वो आप ध्यान रखेंगे, इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, HZ लिखते हैं और बोलते हैं हर्ट्ज। ओके, तो ये हो गया हमारा आवृत्ति। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है हमारा अभिलाक्षणिक गुणधर्म में, वो है आवर्तकाल। आवर्तकाल से आप मतलब समझ रहे होंगे, टाइम की यहाँ पर बात हो रही है। तो आवर्तकाल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया टाइम, ध्वनि तरंग को क्या है कि एक संपूर्ण दोलन में ध्वनि तरंग का लिया गया टाइम, एक संपूर्ण दोलन में एक संपूर्ण दोलन के लिए ध्वनि तरंग द्वारा लिया गया समय जो हो गया ध्वनि तरंग का आवर्तकाल। तो इसको आप सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक दोलन तो मैंने अभी समझाया था ना आपको, एक संपूर्ण दोलन, तो उसी की बात हो रही है। एक संपूर्ण दोलन में कितना टाइम लेगी कोई ध्वनि तरंग, वो हो गया उसका आवर्तकाल। एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय, हो गया ध्वनि तरंग का आवर्तकाल होता है। इसे हम कैसे निरूपित करते हैं? तो इसके लिए सिंपली आपको ध्यान रखना है, इसे हम कैपिटल T द्वारा निरूपित करते हैं, कैपिटल T द्वारा निरूपित करते हैं। और मात्रक की बात करें, SI मात्रक की, तो क्या होगा, वही होगा जो समय का हो जाएगा। SI मात्रक जो होता है आवर्तकाल का, वो होता है सेकंड। ओके, स्मॉल s, छोटा s सेकंड। तो ये हमने पढ़ी कुछ 3-4 चीजें, उनमें से हमने 1-2 के ऊपर 3 पॉइंट्स हमने जो पढ़े, उनके कैसे निरूपित उनको करते हैं और उनके मात्रा कौन कौन से होते हैं। तो एक बार मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था तरंग दैर्ध्य, इसे लैम्डा से निरूपित करते हैं, ठीक है। इसका SI मात्रक हो गया मीटर। इसके बाद हमने आवृत्ति पढ़ा था, आवृत्ति को न्यू से निरूपित करते हैं, इसका SI मात्रक हो गया हर्ट्ज। इसके बाद हमने आवर्तकाल T पढ़ा था, इसका SI मात्रक हो गया सेकंड। अब आपको एक सूत्र याद करना है, और वो सूत्र हमें देता है संबंध आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच संबंध। आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच संबंध। आवृत्ति को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, न्यू इज इक्वल टू 1/T, ठीक है। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। ये सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में, और इसका हो सकता है हम यूज करें आगे कुछ न्यूमेरिकल्स को करने में। ओके, फिलहाल हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, और हम एक जो गुण है
ध्वनि का, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं हम किसके ऊपर, हम तारत्व के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तारत्व क्या होता है? सपोज आप देखते हैं, कोई आप म्यूजिक सुनते हैं, कोई आप गाना सुनते हैं, उस गाने में अगर एक मेल वॉइस है और एक फीमेल वॉइस है, मतलब एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में गाना गा रहे हैं, दोनों का यदि हम बोलते हैं कि एक ही एक ही स्केल पर सब चीजें जो है दोनों की सेम है गाने की, ठीक है, जितने सुर में लड़का गा रहा है उतने सुर में लड़की गा रही है, लेकिन फिर भी जब दोनों की आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें से एक लड़के की आवाज है और एक लड़की की आवाज है ना, आप उसमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो एक ये जो डिफरेंशिएट क्रिएट हो पाया, ये एक ध्वनि के जो एक अभिलाक्षणिक जो गुण है उसके कारण हो पाया, और उसे हम तारत्व कहते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज दो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं और एक वायलिन बज रही है एक साथ, और एक तरफ क्या बज रही है, एक तरफ वायलिन बज रही है और एक तरफ बांसुरी बज रही है। ठीक है, अब वायलिन और बांसुरी जो है, वायलिन और फ्लूट एक ही टाइम पर बज रही है, हमारे कानों में उसकी आवाज एक ही टाइम पर पहुंच रही है। ठीक है, और लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम दोनों की आवाज सुनते हैं तो हमें पता लग पाता है कि एक आवाज जो है वो दूसरी आवाज से डिफरेंट है, एक आवाज तो वायलिन की है, दूसरी आवाज क्या है, बांसुरी की है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायलिन में और बांसुरी में अपनी अपनी प्रकार की जो आवृत्ति है, जो भी ये ध्वनि उत्सर्जित करते हैं, वो आवृत्ति जो होती है इनकी फिक्स होती है, और हमारा माइंड जो होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है, उनमें अंतर पैदा कर पाता है। तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं। तो तारत्व क्या हो गया, तारत्व हो गया किसी उत्सर्जित ध्वनि की, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार से अनुभव करता है, अनुभव करता है, कॉमा, उसे तारत्व कहते हैं। ठीक है, इसको मेजरमेंट करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है स्टूडेंट्स, ये एक गुण होगा बस। ठीक है, इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होगा, उसे तारत्व कहते हैं। हर चीज का जो होगा, हर एक प्रकार की ध्वनि का जो होगा तारत्व अलग अलग होगा। तो जो हम इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली जो हम बाजे बजाते हैं, ठीक है, जिनमें जिनसे म्यूजिक क्रिएट होता है, उनमें जो होता है तारत्व को काफी ध्यान से देखा समझा जाता है। तो जो सपोज कोई स्रोत है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंपन जो है शीघ्रता से होता है, जिसमें जल्दी जल्दी कंपन हो रहा है, ठीक है, से होता है, तो उनका तारत्व क्या होगा, उनका तारत्व हम कहते हैं कि उनका तारत्व अधिक होता है, उनका तारत्व अधिक होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसमें आवृत्ति जो होगी ज्यादा होगी, मतलब कि कंपन क्या होता है, शीघ्रता से होता है। स्रोत, वे स्रोत कॉमा जिनमें कंपन शीघ्रता से होता है, उनका तारत्व अधिक होता है, और जिनमें कंपन स्लोली स्लोली होता है उनका तारत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया तारत्व से रिलेटेड, ये गुण होगा। ठीक है, इसमें हम इसको मेजरमेंट
नहीं कर पाएंगे। हम बस ये देखेंगे कि जिस स्रोत की तारत्व अधिक है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अधिक है, उसकी आवृत्ति क्या है, अधिक है। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, वो है आयाम। वो है आयाम। आयाम यानी एम्पलीट्यूड। जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म में हमने 3 गुण लिखे थे ना, ठीक है, उन में से एक आयाम भी है। ठीक है, कौन कौन से लिखे थे हमने? हमने लिखे थे आवृत्ति, आयाम और वेग। आवृत्ति को हम समझ चुके हैं, अब हम आयाम को समझते हैं। तो जो आयाम है, हमने बोला था कि ये इस प्रकार से ध्वनि तरंग जो है संचरित हो रही है, या हमने उसको इस प्रकार से निरूपित कर लिया। तो मूल पोजीशन क्या है इसकी? ये इसी से ही तो ऊपर और इसी से ही तो नीचे जा रही है ध्वनि तरंग, है ना। तो मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम कितना विक्षोभ हो रहा है उसमें? मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम इतना विक्षोभ हो रहा है। ओके, तो यही क्या होगा, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसका आयाम कहते हैं। मतलब मूल स्थिति के कितना ऊपर जा रही है तरंग और कितना नीचे आ रही है तरंग, ठीक है, वो हो गया उसका आयाम। बात समझ गए? तो इसको हम डेफिनेशन में लिखते हैं, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। ओके, तो अभी बताया जो मूल स्थिति है उसके दोनों ओर जितना ऊपर जितना नीचे तरंग आप देखेंगे, वो क्या हो जाएगा, उसका आयाम होगा। इसे हम कैसे निरूपित करते हैं? इसे हम कैपिटल ए द्वारा निरूपित करते हैं। इसे कैपिटल ए से निरूपित किया जाता है। ठीक है, कैपिटल ए से निरूपित किया जाता है, और ये हो गया ध्वनि का एक अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है ना। तो आयाम जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मूल स्थिति के कितना ऊपर या फिर कितना नीचे, दोनों ओर, ठीक है, कितना विक्षोभ किसी तरंग में हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक दो छोटी छोटी बातें और। एक गुण होता है जिसको हम कहते हैं गुणता या फिर टिम्बर। टिम्बर वो गुण होता है, टिम्बर वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम दो दो ध्वनि तरंगे हैं और जिनका तारत्व जो है समान है। जिनका तारत्व क्या है, समान है। अभी तारत्व के ऊपर डिस्कशन किया था हमने। तो समान तारत्व तथा समान तारत्व है दो ध्वनि तरंगों का, और उनकी समान प्रबलता, उनकी समान प्रबलता वाली ध्वनियों में अंतर करने वाला गुण, में अंतर
करने वाला अभिलाक्षणिक गुण। तो एक अभिलाक्षणिक गुण जो कि हमको बताएगा समान तारत्व और समान प्रबलता की ध्वनियों में भी जो अंतर उत्पन्न कर लेगा उसको हम कहेंगे गुणता, टिम्बर। ओके, एंड इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें जो कि जैसे हम बोलते हैं टोन, टोन इसको हिंदी में भी टोन ही कहते हैं। हम कहते हैं नोट, NOTE नोट, हिंदी में भी इसे नोट ही कहते हैं। ओके, और इसके अलावा नॉइज, नॉइज मतलब शोर। तो टोन हो गई जिसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी होगी, टोन हो गई एक ऐसी ध्वनि जिसमें सिर्फ एकल आवृत्ति होगी, एकल आवृत्ति की ध्वनि, एकल आवृत्ति वाली ध्वनि, फिक्स एक सिंगल इनमें फ्रीक्वेंसी होगी और ये हो गई टोन। ठीक है, इसके अलावा नोट, नोट में 2-3 आवृत्तियां जो होंगी वो मिक्स होती हैं, इसमें आवृत्तियों का जो होता है मिश्रण होता है, आवृत्तियों का मिश्रण। और मिश्रण कुछ इस प्रकार से होगा कि हमें सुनने में अच्छा लगेगा, हमारे कानों को अच्छा लगेगा, आवृत्तियों का मिश्रण। ठीक है, और जो हमारे कानों को सुनने में सुखद नहीं लगेगा, ठीक है, वो हो गया नॉइज। तो कर्णप्रिय हमारे कानों को सुनने में पसंद नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया ध्वनि तरंग के अभिलाक्षणिक गुणधर्म के ऊपर। हमने 3 गुण जो थे आयाम, आवृत्ति और वेग के ऊपर डिस्कशन करा। अपनी अगली क्लास में हम वेग को डिस्कस करेंगे, तरंग का जो वेग प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।